हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आज से हम लोग बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ। स्टेट पीसीएस की तैयारी करता हूँ, स्पेशली बिहार के लिए। तो बीपीएससी की तैयारी करता हूँ और काफ़ी हद तक मैंने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से देखा है। काफ़ी दिनों से मैं इस पर तैयारी में लगा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे पता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बिहार की जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं, उसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इसके बारे में स्टडी की हुई है। तो इस चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और साथ के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, जो भी मैंने पढ़ी हुई हैं। जैसे मैं आप लोगों को कोर सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। हिस्ट्री में दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों आ जाएंगे। पॉलिटी में संविधान, और जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी प्लस वर्ल्ड जियोग्राफी। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा एग्ज़ाम में जो भी कुछ आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दोस्तों इतने सब्जेक्ट्स हमारे एग्ज़ाम में आ जाते हैं, जो कि जी के जीएस इतना होल कैप्चर कर लेता है। और तो इतने सारी चीज़ हैं जो मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। तो उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी जैसा कि आप देख सकते हो कि बिहार एसआई का बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म आ चुका है। अभी के डेट में बीएसएससी सीजीएल का भी फॉर्म आने वाला है दोस्तों। तो ये जो एग्ज़ाम होती है, बहुत ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है और इसमें आपका जो पोस्ट मिलता है वो भी बहुत ही अच्छे लेवल का होता है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा-सा मेहनत करते हो, थोड़ा-सा समय आप इस पे देते हो, तो ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसे आराम से कर लोगे, क्योंकि बीएसएससी का एग्ज़ाम आपको लगभग 3 महीने का समय है और आप वहाँ से आराम से इसे क्लियर कर लोगे। तो दोस्तों आज से हम लोग बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में उसके रिलेटेड पढ़ेंगे, ना ज़्यादा ना कम। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप के पूछते हैं। तो ज़्यादा पढ़ना भी बढ़िया नहीं होता है, क्योंकि वैसे तो पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितना पढ़ना है या फिर आपको क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पढ़ लेने से भी आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। तो ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आपको पढ़ना क्या है। तो दोस्तों आज से हम लोग बायोलॉजी क्लास से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मुझे भी मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला बायो और दूसरा लॉजी। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का मतलब अध्ययन। दोस्तों जहाँ भी किसी भी वर्ड के अंदर लॉजी लग गए लास्ट में, तो उसका मतलब आप समझ लेना कि उस चीज़ का अध्ययन या उस सब्जेक्ट का अध्ययन। बायो का मतलब होता है जीव और लॉजी का अध्ययन, यानी जीवों के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं, सजीवों के अध्ययन को हम लोग बायोलॉजी कहते हैं। अब सजीव की कुछ विशेषताएं होती हैं। कैसे पता चला कि कोई सजीव है? तो सजीव पोषण करते हैं, यानी कि खाना खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते होंगे ना जीने के लिए। दूसरा, वृद्धि विकास करते हैं, अगर खाएंगे तो जिएंगे और उनका शरीर। वृद्धि विकास का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा हो जाना, ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है दोस्तों, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करता हूँ, जिससे कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, श्वसन होते हैं, कोई सजीव सांस लेता है, प्रजनन करता है और चल फिर सके, यानी कि मूवमेंट। तो सजीव में मुख्यतः ये विशेषताएं होती हैं: पोषण, वृद्धि विकास, श्वसन, प्रजनन और मूवमेंट। तो ये सभी सजीव के लक्षण हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई आपके मन में कोई भी ऐसा वर्ड आ रहा है, पेड़। ठीक है, तो पेड़ भी सजीव है, ये चल फिर नहीं सकते हैं, लेकिन लगभग
इतने सारे में से कोई एक दो ऐसा होता है जो नहीं करेंगे, लेकिन बाकी सब तो करते हैं ना। पोषण तो करते हैं, वृद्धि विकास भी करते हैं। पहले पौधे छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, सांस भी लेते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और प्रजनन भी करते हैं। ओके, बस पेड़ पौधे चल फिर नहीं सकते हैं। दोस्तों, बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया। पहला जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जिससे जानवरों का अध्ययन किया जाता है, और बॉटनी। बॉटनी यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। इसको दो भागों में बांटा गया है जिससे कि आपको पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जूलॉजी में हम लोग जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, और बॉटनी यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं दुनिया में, जैसे कि पानी में उगने वाले पेड़ पौधे, ज़मीन पे उगने वाले पेड़ पौधे, लतर वाले पेड़ पौधे, और जानवरों में जो पानी में रहने वाले जानवरों के बारे में, या ज़मीन पे या आकाश में उड़ने वाले जानवरों के बारे में, उन सभी के बारे में हम लोग जूलॉजी में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसा टर्म है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है ये। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद करना होगा। मैं आपको बहुत ट्रिक के माध्यम से याद करवा दूंगा, तुरंत याद कर लोगे आप। ठीक है, जैसे फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के पिता कौन है? तो अरस्तु। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी। दूसरा चीज़ आता है कि बायोलॉजी शब्द के पिता कौन है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। एक है बायोलॉजी के पिता और दूसरे हैं बायोलॉजी शब्द के पिता। ठीक है, इसका जो वर्ड है, इसको जिन्होंने इन्वेंट किया था वो है लैमार्क। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बायोलॉजी शब्द के पिता लैमार्क, और फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के पिता अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी यानी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के भी पिता अरस्तु ही माने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बोटनी, बोटनी यानी कि पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना, तो इसमें है थियोप्रेस्टस। दोस्तों, ये थोड़ा सा बड़ा सा नाम है और याद नहीं होगा, इसलिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ जो मैं आपको बता देता हूँ। फादर ऑफ बोटनी, बोटनी मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। जब हम लोग सब्जी लेने जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई थोड़ा फ्रेश दियो, थियो फ्रेश, फ्रेश फ्रेश दियो। यानी कि यहाँ पे आप देखो फ्रेश का एक शब्द आ रहा है ना, थियोफ्रेस्टस। हम लोग पढ़ेंगे इसे थियोफ्रेस्टस, मतलब फ्रेश फ्रेश दियो। ठीक है, तो बोटनी का मतलब क्या हो गया? फ्रेश फ्रेश दियो, फादर ऑफ बोटनी। इसे आप रिलेट कर सकते हो। दूसरा है फादर ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस के पिता कौन है? वो है हिपोक्रेटस। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि बायोलॉजी में आपको इसी टाइप के शब्द मिलेंगे, आपको कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के आपको इसको याद करना होगा। ठीक है, बायोलॉजी में इस टाइप के शब्द बहुत ही मिलने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। तो देखो, और उसका मैं आपको ट्रिक भी बताते चलूँगा जिससे कि आप फटाफट याद कर लोगे। देखो, मेडिकल साइंस में क्या होता है कि मेडिकल साइंस एक बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट है। कोई भी एमबीबीएस करता है तो आप देखोगे कि उसका पेट निकल जाता है, बहुत दिनों तक 6-7 साल तक पढ़ाई करो तब जाके आपको एमबीबीएस कॉलेज मिलता है। तो बिल्कुल एक, मेरा भी एक दोस्त है ऐसा जो कि पढ़ाई करते करते एकदम मोटा हो गया, तो हम लोग उसको कहते हैं हिप्पोपोटामस। तो दोस्तों, हिप्पोपोटामस से आप इसको याद कर सकते हो, हिप्पो। ठीक है, जो लोग मेडिकल साइंस पढ़ते हैं प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा, मेडिकल साइंस वाले लोग, बस ये ट्रिक है याद करने के लिए। तो मेडिकल साइंस के पिता कौन है? हिपोक्रेटस। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? तो इनके पिता हैं एंटोनी वॉन लेवनहुक। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मतलब क्या होता है? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है वैसे चीज़, वैसे जीवों का अध्ययन जो बहुत छोटे होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो उन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और उनके अध्ययन को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। माइक्रो यानी कि छोटा। तो माइक्रोबायोलॉजी का पिता कौन है? एंटोनी वॉन लेवनहुक। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो दोस्तों, इसको याद करने के लिए आप एक चीज़ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एंटोनी वॉन लेवनहुक। हम लोग एंट देखते हैं, एंट का मतलब क्या होता है?
एंट का मतलब चींटी होता है ना। तो एंट क्या होता है, बहुत छोटा होता है। हम लोग बहुत छोटे छोटे चींटी को देखते हैं, तो उससे हम लोग रिलेट करेंगे कि जो माइक्रो होता है, मतलब माइक्रो यानी बहुत छोटा। जैसे ही माइक्रो से आपको याद आएगा तो आप रिलेट करना कि चींटियाँ बहुत ही छोटी होती हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो एंटोनी वन लेवन हुक, तो यहाँ पे एंट लगा है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हो एंटोनी वन लेवन हुक। दूसरी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो बैक्टीरिया की खोज भी एंटोनी वन लेवन हुक ने किया है। बैक्टीरिया भी बहुत ही छोटी जीव होती है जिसे हम लोग नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। अब आते हैं फादर ऑफ सीटोलॉजी, यानी सीटोलॉजी मतलब सेल। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, फादर ऑफ सीटोलॉजी कौन है? तो ये है रॉबर्ट हुक। इसको बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों, फादर ऑफ सीटोलॉजी ये है रॉबर्ट हुक। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि इसे आप बिल्कुल नोट करते जाना, क्योंकि ये जो चीज़ है एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, और आप इसका नोट्स करते रहोगे तो आपका जो नोट्स बनेगा वो बहुत ही अच्छे लेवल का होगा। जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हो गए, इस नोट्स से आपको 80% मैच कर जाएंगे। ठीक है। फादर ऑफ न्यूक्लियस। फादर ऑफ न्यूक्लियस कौन है? रॉबर्ट ब्राउन। दोस्तों न्यूक्लियस क्या होता है आप सोच रहे होगे। तो कोई एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, तो उस न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। आगे आपको न्यूक्लियस के बारे में पूरे डिटेल में बताऊंगा, आगे पढ़ना है। दूसरा होता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। दोस्तों जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, अपने माता पिता से अपने बच्चों में जो उनके गुण होता है उनको, उनका जो ट्रांसफ़र होता है वो जीन्स के कारण होता है, तो उसे ही हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में यानी जीन्स के बारे में खोज किया था। सबसे पहले जिस चीज़ पे इन्होंने खोज किया था वो है मटर के दाने। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहले किस चीज़ पे जीन्स का खोज किया गया था। जीन्स मतलब ये जीन्स पहनने वाला जीन्स मत समझ लेना भाई, जीन्स का मतलब है जेनेटिक्स से। ठीक है। दूसरा चीज़ है, यहाँ पे आप एक और चीज़ ध्यान रखना कि जेनेटिक्स के खोज करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल है और जीन शब्द के खोज करने वाले जोहानसन है। दोस्तों यहाँ पे जो शब्द है और यहाँ पे जेनेटिक्स है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग होता है, तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद करना। ठीक है। जीन शब्द के खोज करने वाले जोहानसन है। जीन शब्द का खोज जोहानसन और जेनेटिक यानी कि जीन्स की खोज करने वाले ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर आता है पहली बार जीव जगत को दो भागों में बांटने वाला कौन था? दोस्तों ये है कार्लोस लिनियस। कार्लोस लिनियस ने ही जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा था, एक एनिमल और एक प्लांट। इसे ही हम लोग टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्सोनॉमी मतलब कि विभाजन करने वाला। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लिनियस। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरी, द फर्स्ट बुक रिटन बाय कार्लोस लिनियस, सिस्टमा नेचुरी। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और इस सिस्टम के बारे में इन्होंने लिखा था, किसके सिस्टम के बारे में? नेचुरल यानी नेचर के सिस्टम के बारे में। तो आप इसे रिलेट कर सकते हो सिस्टमा नेचुरी। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? जो भी हम लोग खाते हैं और जो भी हमारे शरीर में जाता है और हमें पोषण देता है, जो भी कुछ हम लोग खाते हैं उसे हम लोग पोषण कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में, फैट्स के बारे में, कौन से फूड में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, कौन से फूड में प्रोटीन और कौन से में फैट हम लोगों को मिलते हैं, और हमारे शरीर को कितना चाहिए होता है, ये सारी चीज़ हम लोगों को इसमें पढ़ना है। दूसरी टॉपिक है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। जो भी कुछ हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में जाके किस तरीके से पचता है। जो भी कुछ हम लोग खाते हैं तो पाचन क्रिया हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाती है, मुंह से होकर हमारे पेट में जाती है। पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने के बाद हमारे आंत, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत में जाके उसके बाद ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से निकल जाती है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पे कौन सा रस मिलता है, कौन सा एंजाइम मिलता है। ये सारी बातें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र। जो भी कुछ हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं से निकलता है, जैसे कि पसीना और नाक से सांस जो हम लोग लेते हैं वापस हम लोग नाक से निकालते हैं। तो नाक और पसीना के लिए हमारे शरीर में हर एक छोटे छोटे जगह पे एक पोर्स होते हैं, वहाँ से पसीना निकलता है। तो वो भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है। हमारे शरीर में से जो भी कुछ निकलता है, चाहे जो भी कुछ हो, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो हम लोगों को उसमें पढ़ना है। चौथा टॉपिक आता है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में होता है कि दोस्तों हम लोगों का जो शरीर है हर एक सेकंड बदलते रहता है। हम लोगों के शरीर के अंदर हमेशा क्रियाएं होती रहती हैं, केमिकल रिएक्शन होते रहता है, हमारे शरीर में हमेशा खून दौड़ते रहता है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र के बारे में। पांचवा है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। जो भी हम लोग सांस लेते हैं, किस तरीके से हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन हम लोगों के शरीर में जाकर टूटता है, ATP बनता है, और कैसे हम लोग वापस से उसको निकालते हैं और CO2 हम लोगों के अंदर से निकलता है। तो वो क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, वो सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर आता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के शरीर के लिए भी और एग्ज़ाम के लिए भी। तंत्रिका तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे हम लोगों के नर्वस सिस्टम के बारे में, जो हम लोगों के माइंड यानी कि दिमाग से जुड़ी होती है और पूरे शरीर में फैली होती है। तो तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र यानी हमारे हड्डियों का ढांचा, जिसके वजह से हम लोगों को एक शेप मिलता है। और हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, हमारे हाथ में कितने हड्डी हैं, हमारे पैर में कितने हड्डी हैं, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, छोटी हड्डी कौन सी है, मुलायम हड्डी कौन सी है, हड्डी से हड्डी जॉइंट होता है तो उसको क्या कहते हैं, हड्डी से मसल्स जॉइंट होता है तो क्या कहते हैं। ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र में। 8वें नंबर पे हमारा आता है ग्लैंडुलर सिस्टम, ग्रंथि तंत्र। हम लोगों का जो शरीर है ना दोस्तों, बहुत सारे ग्लैंड से मिलके बना होता है, बहुत सारे टिश्यू से मिलके बना होता है, बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ग्लैंड। और हर एक हम लोगों के शरीर में बहुत सारे ग्लैंड है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, लीवर हो गया। ये सारे जो ग्लैंड हैं वो अलग अलग सेल से मिलके बना होता है। और उनका काम क्या होता है, वो कैसे काम करते हैं, कौन सा एंजाइम रिलीज करता है और किस एंजाइम से क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंडुलर सिस्टम में। अपना 9वें नंबर पे है सेल। सेल यानी कि कोशिका। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया है कि हर एक जो चीज़ है ना हम लोगों के शरीर में किसी न किसी सेल से बना हुआ है। जैसे हम लोगों का जो हड्डी है, हड्डी अलग सेल से बना हुआ है, मांस अलग सेल से बना हुआ है, नाखून अलग सेल से बना हुआ है, हम लोगों की आंखें, त्वचा, हर चीज़ अलग अलग सेल से बना हुआ है। तो हम लोग उसी के सेल के बारे में पढ़ेंगे। 10वें नंबर पे है टिश्यू। टिश्यू यानी कि ऊतक। ऊतक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों के शरीर में कौन कौन से ऊतक है और कैसे काम करते हैं। प्लांट किंगडम 11वें नंबर पे। प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही कम लोग इसे पढ़ाते हैं। और जो भी लोग पढ़ाते हैं तो उन लोगों का पेड वर्जन होता है, बट मैं आप लोगों के लिए फ्री बता रहा हूँ और ऐसे बताऊँगा जिससे कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लांट किंगडम में बहुत सारे तरह के प्लांट आ जाते हैं, जैसे कि एक होते हैं सर्ब्स, एक हर्ब्स होते हैं, एक होते हैं पानी में उगने वाले प्लांट, एक होते हैं ज़मीन पे उगने वाले प्लांट। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उनके जड़ कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के जड़ के बारे में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। टैप रूट होता है, एक मुसल रूट होता है, एक ऐसा, और एक टैप रूट होता है। ठीक है,
तो इन सभी के बारे में हम लोगों को प्लांट किंगडम में पढ़ना है। 12वें नंबर पे आता है ह्यूमन डिजीज़, मानव रोग। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे पूछ लिए जाते हैं कि कौन से रोग कौन से जीवाणु या कौन से वायरस से होता है। टीबी, डिप्थीरिया, सिफिलिस, रैबीज, ये सारे जो रोग होते हैं वो कौन से बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है, वो सब चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है मानव डिजीज़ में। जैसे कि 2-3 टाइप के रोग होते हैं। एक होते हैं जो पैदा होने से पहले जो रोग हो जाते हैं और एक होते हैं पैदा होने के बाद रोग होते हैं। तो उस टाइप के जो भी रोग होते हैं, जितने भी डिजीज़ होते हैं, वो सारे हम लोगों को पढ़ने हैं ह्यूमन डिजीज़ में। ठीक है। 13वें नंबर पे है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। प्रजनन जंतु और पादप में, जंतु में कैसे होते हैं और पादप में कैसे होते हैं, ये हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। 14 में आता है सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम का मतलब होता है हम लोगों के शरीर में जो सेंसर सिस्टम है, जैसे आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ये सारी चीज़ें जो सेंसर सिस्टम है जो हम लोगों के शरीर में 5 हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेंसर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों ये टॉपिक है, टोटल 14 है और मुझे जहाँ तक लगता है एक महीना 10 दिन का समय लगेगा आपको। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी क्लास में हो 8, 9, 10th या फिर कोई सा भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों आपको एक डीप लेवल से पढ़ा दूंगा जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें से कोई सा भी आपको टॉपिक है तो किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।